हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पर्सनल टैक्स प्लानिंग जो कि वोकेशनल कोर्स फाइनल ईयर में चलाया जाता है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो वो इन क्वेश्चन को देख के भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं और फिर इसको सॉल्व करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर है वो 3 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, 3 प्रश्न करने होते हैं। यहाँ पर जो 3 प्रश्न है वो हमारे लिए है। व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन क्या है, अनुलाभ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसिक्यूटिस, मकान संपत्ति से आय क्या है, व्हाट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और पूंजी लाभ क्या है, व्हाट इज कैपिटल गेन। तो इस प्रकार के 4 प्रश्न आए हैं, इनमें से कोई 3 प्रश्न आपको करने हैं। सेक्शन बी में जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो 9 नंबर का एक प्रश्न होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, निवास स्थान पर कर दायित्व को समझाइए, प्लान द टैक्स लायबिलिटी ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। एक क्वेश्चन नंबर 6 में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दी, व्यापार अथवा पेशे से आय की गणना विधि समझाइए, डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर एक न्यूमेरिकल आपको दिया हुआ है जहाँ पर हमें पूंजी लाभ जो है वो ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 9, हानियों को आगे ले जाने के नियम बताइए। नेक्स्ट है सेक्शन सी जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसके जो आंसर है, वर्ड लिमिट इसकी 500 वर्ड है। और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है जिसमें कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, लेकिन साथ ही यहाँ पर आपको 2 जो प्रश्न है वो थ्योरेटिकल है। निम्न में से किसी 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। सेक्शन 80 डी, सेक्शन 80 यू और सेक्शन 80 ई। ये क्वेश्चन पेपर के बाद में इन सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मैंने बताया हुआ है। मानी गई आय किसे कहते हैं, आयकर अधिनियम में कौन कौन से व्यवहार मानी गई आयों की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है क्वेश्चन पेपर है आपका, और अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखते हैं कर नियोजन टैक्स प्लानिंग क्या है। व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? कर नियोजन एक वित्तीय रणनीति है भाई, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जिसमें व्यक्ति या व्यवसाय अपने कर देनदारियों को कम करने के लिए कानूनी तरीकों का उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य टैक्स की बचत करना और वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना होता है। यह कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कर की कटौती, टैक्स डिडक्शन, टैक्स एग्जेम्पशन और कर क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट की सही इस्तेमाल। इसका मतलब क्या है कि लोग टैक्स चुकाते हैं तो भाई टैक्स बचाने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप टैक्स को चोरी करो या दूसरा जो है टैक्स प्लानिंग करके टैक्स को कम कर लो। तो जो हम प्लानिंग करके टैक्स को बचाते हैं उसी को हम टैक्स प्लानिंग या कर नियोजन कहते हैं। यह कई तरीकों से किया जा सकता है। तो कौन कौन से, जैसे हम कर की कटौती करके कर सकते हैं, कर से छूट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी आयकर अधिनियम में बहुत सारी छूटें हमें मिलती है तो उनका हम पालन करके जो है एग्जेम्पशन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, क्रेडिट्स का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से टैक्स प्लानिंग जो है कर को बचाने का तरीका है। दूसरा है टाइप्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन के प्रकार। तो एक तो होता है शॉर्ट टर्म टैक्स प्लानिंग, अल्पकालिक कर नियोजन, कम समय के लिए 1 साल के भीतर की जाने वाली योजना होती है जिसमें व्यक्ति या व्यवसाय वित्तीय लेन देन को इस तरह प्रबंधित करता है, मैनेज करता है कि उस साल कर बचत हो जाती है। दूसरा जो है लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग, दीर्घकालिक कर नियोजन। यह भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है जिससे कर देनदारी धीरे धीरे कम की जा सके, मतलब 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, है ना। दूसरा है परमिसिव टैक्स प्लानिंग, अनुमेय कर नियोजन। इसमें सरकार द्वारा दी गई कर छूट और लाभों का सही इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट है पर्पोजिव टैक्स प्लानिंग, उद्देश्य पूर्ण कर नियोजन। इसमें निवेश और अन्य वित्तीय निर्णयों को इस तरह लिया जाता है कि कर में राहत मिले। तो ये 4 प्रकार हमने यहाँ पे देख लिए हैं, एक बार आप और रिवाइज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालिक, लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक, परमिसिव यानी अनुमेय और पर्पोजिव यानी उद्देश्य पूर्ण कर नियोजन।
इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन का महत्व। तो महत्व में सबसे पहला है टैक्स सेविंग, कर की बचत। यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है। भाई अगर टैक्स बचेगा तो पैसा बचेगा, और पैसा बचेगा तो किसी भी व्यक्ति या व्यावसायिक संस्था का आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी। दूसरा है लीगल कंपाइलेंस, कानूनी अनुपालन। कर नियोजन पूरी तरह से कानूनी होता है और इससे सरकार की नीतियों का सही उपयोग होता है, ये कर चोरी नहीं होता है। और तीसरा है फाइनेंशियल ग्रोथ, वित्तीय वृद्धि। यह निवेश को सही दिशा देने में मदद करता है जिससे भविष्य में अधिक लाभ मिल सके। जैसे आपने देखा होगा कि सरकार जो है बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट है, तो पैसा अगर लोग लगाते हैं तो उस पर जो है छूट देती है, तो इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ जो है मिलती है और दिशा देने में भविष्य में अधिक लाभ मिलता है। हाउ टू डू टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन कैसे करें, कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहला है इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे क्षेत्रों में, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है जो टैक्स सेविंग के लिए बनाए गए हैं या जो टैक्स बचाते हैं, जैसे पीपीएफ है, ईएलएस है, एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, या टैक्स सेविंग एफडी जो फिक्स डिपॉजिट है, स्थाई जमा पर जो ब्याज है, इन चीज़ों पे जमा करते हैं तो टैक्स जो है वो कम हो जाता है। यूज़ डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो आयकर अधिनियम में कुछ ऐसी कटौतियाँ भी दी गई है कि जैसे सेक्शन 80C की, सेक्शन 80D की और सेक्शन 80E की। इनके बारे में हम और आगे बात करने वाले हैं। प्लान यूर एक्सपेंसेस वाइजली, ताकि अनावश्यक कर भार से बचा जा सके। हम अपने व्ययों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करें ताकि अनावश्यक कर भार से बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलाभ प्रिक्विसिटीज़ क्या होते हैं? अनुलाभ, जिसे प्रिक्विसिटीज़ या पर्क्स भी कहा जाता है, ऐसे अतिरिक्त लाभ होते हैं जो किसी कर्मचारी को उसके वेतन के अलावा दिए जाते हैं। ये लाभ नियोक्ता के द्वारा कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले में दिए जाते हैं और आम तौर पर कर योग्य होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। तो जो वेतन हमें मिलता है ना, वो कैश में मिलता है, और उस कैश के बदले, उस वेतन के बदले कुछ कंपनियां या सरकार जो अपने कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं देती है, उन सुविधाओं को हम अनुलाभ कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अनुलाभ के प्रकार, तो भाई सबसे पहला है मॉनिटरी प्रिक्विसिटीज, मौद्रिक अनुलाभ। वे लाभ जो नगद या वित्तीय मूल्य में दिए जाते हैं, ये सारे वेतन के अलावा दिए जाते हैं, जैसे बोनस दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है और कंपनी के कोई शेयर दिए जा रहे हैं, तो ये अनुलाभ कहलाएंगे। गैर मौद्रिक अनुलाभ, वे लाभ जो सीधे नगद नहीं होते लेकिन कर्मचारी को सुविधा देते हैं, जैसे कंपनी वाहन की सुविधा दे रही है, मुफ्त आवास की सुविधा दे रही है और क्लब मेंबरशिप्स दे रही है। तो ये सारी चीजें जो है कैश में नहीं दी जा रही है, नगद नहीं दी जा रही है, ये सुविधाओं के रूप में दी जा रही है, तो इनको भी गैर मौद्रिक अनुलाभ कहा जा सकता है। और स्टैट्यूटरी प्रिक्विसिटीज, वैधानिक अनुलाभ, सरकार द्वारा निर्धारित कुछ लाभ जो कंपनी को अपने कर्मचारियों को देने होते हैं, जैसे ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड, ये दोनों जो है कर्मचारियों को नियोक्ता के द्वारा प्रदान की जाती है, तो इसको हम वैधानिक अनुलाभ कहते हैं। अब उदाहरण अगर हम देखें तो कंपनी द्वारा गाड़ी, कंपनी की कार अगर मिली किसी कर्मचारी को, ऑफिस के काम के लिए वाहन दिया गया है, तो ये क्या है? अनुलाभ है। कर मुक्त आवास, रहने के लिए मकान दिया गया है, किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी को बिना किराए का मकान दिया है, तो इसे कर नियमों के तहत क्या माना जाएगा? अनुलाभ माना जाएगा। कभी कभी कुछ कंपनी अपने कर्मचारियों और उसके परिवार के लिए मेडिकल बीमा देती है,
तो यह एक महत्वपूर्ण अनुलाभ होता है और इसे हेल्थ इंश्योरेंस के रूप में अनुलाभ माना जाएगा। स्टॉक ऑप्शन, कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को कम कीमत पर शेयर खरीदने की सुविधा देती है। तो अब बात करते हैं कर नियोजन और अनुलाभ की, टैक्सेशन और ऑन प्रिक्विसिटीज। ठीक है, भारत में आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के तहत कई अनुलाभ कर योग्य होते हैं और कर्मचारियों को इन पर टैक्स देना पड़ता है। तो धारा 17(2) के अंतर्गत परिभाषित कई अनुलाभ है जिनका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे अलग अलग तरीके से अनुलाभों का मूल्यांकन किया जाता है, ये आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा। मकान संपत्ति से आय, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या है? भारत में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वह आय होती है जो किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति जैसे घर, दुकान या अन्य भवन से प्राप्त होती है। यह आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य होती है। यदि एक व्यक्ति के पास एक से अधिक मकान है और वह उसे किराए पर उठाता है तो उन मकानों से प्राप्त होने वाली किराए की आय को मकान संपत्ति की आय में शामिल करके टैक्स लगाया जाता है। भाई, मकान संपत्ति से आय के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर स्वामित्व, स्वस्वामित्व, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यदि कोई व्यक्ति अपने घर में स्वयं रहता है तो इस संपत्ति से कोई किराया नहीं मिलता, लेकिन कर नियमों के तहत इसे कर मुक्त माना जाता है। नंबर दूसरा है किराए पर दी गई संपत्ति, लेट आउट प्रॉपर्टी। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति किराए पर देता है तो उसे प्राप्त किराया मकान संपत्ति आय के रूप में गिना जाता है और इस पर कर लगाया जाता है। अनुमानित किराए वाली संपत्ति, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, यदि किसी व्यक्ति के पास 2 से अधिक घर है और वह उनमें से कुछ को खाली रखता है तो आयकर विभाग इसे किराए पर दी गई संपत्ति मान सकता है और उस पर कर लगा सकता है। अब मकान संपत्ति की आय की गणना कैसे करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मकान संपत्ति से आय की गणना निम्नलिखित चरणों में की जाती है। सबसे पहले उसका सकल वार्षिक मूल्य, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाला जाता है। नंबर दूसरा है उसमें से नगरपालिका कर अगर है तो नगरपालिका कर जो है वार्षिक सकल वार्षिक मूल्य में से घटा दिया जाता है तो शुद्ध वार्षिक मूल्य आ जाता है। फिर इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन, आयकर अधिनियम के तहत 30% की मानक कटौती दी जाती है और इसमें से अगर उसने लोन लिया है मकान बनाने के लिए तो उस पर जो ब्याज है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, संपत्ति के लिए लिया गया है तो उसके ब्याज को कर योग्य आय में से घटाया जा सकता है। तो इस प्रकार मकान संपत्ति की आय की गणना की जा सकती है, की जाती है। मकान संपत्ति से आय पर कर लाभ। तो मकान संपत्ति से कैसे कर नियोजन होगा भाई? टैक्स बेनिफिट्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन सेक्शन 24B के तहत होम लोन पर दिए गए ब्याज की कटौती की जा सकती है। और एक और यहाँ पर डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80EA। यदि कोई पहली बार घर खरीद रहा है तो उसे अतिरिक्त कर लाभ मिल सकता है। ये दोनों को आपको याद रखना चाहिए। पूंजी लाभ क्या है? कैपिटल गेन क्या है? पूंजी लाभ वह लाभ होता है जो किसी व्यक्ति या व्यवसाय को किसी पूंजीगत संपत्ति को बेचने से प्राप्त होता है। जब कोई संपत्ति उसकी खरीद मूल्य से अधिक कीमत पर बेची जाती है तो उस अंतर को पूंजी लाभ कहा जाता है। देखिए भाई, अगर आपके पास है मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, कोई संपत्ति है तो उसको बेचने से जो भी पैसा मिलेगा वो पूंजी लाभ के अंतर्गत माना जाएगा। और यहाँ पर और आगे हम देखेंगे कि पूंजी लाभ के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। अल्पकालिक पूंजी लाभ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यदि कोई पूंजीगत संपत्ति 12 महीने, तो कोई संपत्ति जो है शेयर है, म्यूचुअल फंड है, या शेयर और म्यूचुअल फंड जो है वो 12 महीने और बाकी के जो है वो 24 महीने, जैसे भूमि भवन से कम समय के लिए रखी जाती है और फिर बेची जाती है तो इसे प्राप्त लाभ अल्पकालिक पूंजी लाभ कहलाता है। अल्पकालिक पूंजी लाभ पर कर दर आमतौर पर व्यक्तिगत आयकर स्लैब के अनुसार होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों पर 20% की दर से कर लगाया जाता है। और दीर्घकालीन पूंजी लाभ का मतलब, यदि कोई पूंजीगत संपत्ति 12 महीने से अधिक, कौन कौन सी चीज़ें 12 महीने से अधिक? शेयर या म्यूचुअल फंड या
भूमि, भवन या कोई अन्य संपत्ति है तो 24 माह से अधिक तक समय तक रखी जाती है और फिर बेची जाती है, तो इससे प्राप्त लाभ दीर्घकालिक पूंजी लाभ कहलाता है। दीर्घकालिक पूंजी लाभ पर कर की दर 12.5% होती है, लेकिन इसमें इंडेक्सन बेनिफिट नहीं मिलता है। पूंजीगत संपत्ति क्या होती है? तो भाई कैपिटल एसेट्स किसको बोलते हैं? पूंजीगत संपत्ति वे संपत्तियां होती हैं जिनका उपयोग व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? भूमि, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, शेयर और म्यूचुअल फंड, पेटेंट और ट्रेडमार्क, आभूषण, ये सारे जो है कैपिटल एसेट्स में शामिल की जाती है। कैसे टैक्स बचा सकते हैं हम कैपिटल गेंस पे? तो सेक्शन 54, यदि पूंजीगत लाभ को एक नई आवासीय संपत्ति खरीदने में निवेश किया जाता है तो कर छूट मिलती है। अगर हमने कोई मकान, दुकान, संपत्ति बेची और उस पैसे से कोई नया आवासीय रहने के लिए कोई संपत्ति हमने खरीद ली तो यहाँ पर छूट मिल सकती है। और दूसरा है सेक्शन 54 EC 54 EC, यदि पूंजीगत लाभ को बॉन्ड्स जैसे NHAI और REC बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है तो छूट मिल सकती है, याद कर लीजिएगा। और सेक्शन 112A, शेयरों और इक्विटी म्यूचुअल फंड पर दीर्घकालिक पूंजी लाभ के लिए 1,25,000 रुपये तक की छूट उपलब्ध होती है। अगर हमें शेयर बेचने में या म्यूचुअल फंड के बेचने पे कोई दीर्घकालिक पूंजी लाभ हो रहा है तो उस पर 1,25,000 रुपये तक की छूट मिल सकती है। तो निवास स्थान पर कर दायित्व, टैक्स लायबिलिटी ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? तो भारत में किसी व्यक्ति की आयकर जो लायबिलिटीज होती है उसके निवास स्थान रेसिडेंशियल स्टेटस पर निर्भर करती है। आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के तहत किसी व्यक्ति की कर देनदारी है निर्धारित करने के लिए 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। आपने इनकम टैक्स में पढ़ा होगा कि निवासी, साधारण निवासी और अनिवासी। तो यहाँ पर होता है एक निवासी। यदि कोई व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसे निवासी माना जाएगा। वह कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो और पिछले 4 वर्षों में 365 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा हो। दूसरा है निवासी लेकिन सामान्य निवासी नहीं, जिसको हम, तो यदि कोई व्यक्ति निवासी तो है लेकिन निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसे जो है असाधारण निवासी माना जाएगा। पिछले 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक भारत में निवासी रहा हो और पिछले 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ये दोनों शर्तें अगर पूरी करता है वो, तो ये उसको पहली वाली शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी, तो वह जो है असाधारण निवासी माना जाएगा। तीसरा होता है अनिवासी, नॉन रेसिडेंट, NRI बोलते हैं ना हम लोग। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त कोई भी शर्त पूरी नहीं करता तो अनिवासी माना जाएगा। ये दोनों में जो भी शर्तें हैं वो पूरी नहीं करेगा। तो अब कैसे इनको हम कैसे पता करेंगे कि टैक्स लायबिलिटीज़ कर कौन कौन चुकाएगा? तो भाई यहाँ पर अगर रेसिडेंट है, निवासी है, तो भारत में अगर कमाई गई जो आय है उस पर और उस पर भी टैक्स लगेगा, और अगर विदेश में उसने आय कमाया है तो उस पर भी टैक्स लगेगा। असाधारण निवासी है तो अगर भारत में उसने आय कमाया है, अर्जित की है, तो यहाँ पर भारत में तो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर भारत के बाहर कोई पैसा कमाया है, कोई आय प्राप्त की है, अर्जित की है, तो केवल भारत से संबंधित आय पर कर लगेगा। जो उसने भारत से रिलेटेड इनकम यहाँ पे अर्न की है। और जो नॉन रेसिडेंट है वो उसकी भारत की आय पर तो टैक्स चुकाएगा, लेकिन भारत के बाहर कमाई गई आय पर वो टैक्स जो है नहीं चुकाएगा, है ना। अगला महत्वपूर्ण बिंदु तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। निवासी रेसिडेंट को भारत और विदेश में अर्जित सभी आय पर कर देना होता है, और जो असाधारण निवासी होता है को केवल भारत में अर्जित आय पर कर देना होता है, और NRI को केवल भारत में अर्जित आय पर कर देना होता है, लेकिन विदेश में अर्जित आय पर कोई कर नहीं लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, टिप्पणी लिखिए। राइट नोट एनी टू फ्रॉम फॉलोइंग। धारा 80 DU अंडर सेक्शन 80 DD
अंडर सेक्शन 80U, अंडर सेक्शन 80। तो सबसे पहले 80DD के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भारत के आयकर अधिनियम के तहत एक कर कटौती टैक्स डिडक्शन प्रदान करता है। यह उन निवासी व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के लिए लागू होता है जो अपने आश्रित विकलांग परिवार सदस्य की देखभाल और चिकित्सा उपचार पर खर्च करते हैं। एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के कोई ऐसे विकलांग सदस्य है जिनकी देखभाल पर, मेडिकल पर वो कोई पैसा खर्च करते हैं तो उनको धारा 80DD के तहत कर की छूट मिलती है। इसके लिए क्या शर्तें हैं? यदि विकलांगता 40% से अधिक लेकिन 80% से कम है तो 75,000 की कटौती मिलती है। यदि विकलांगता 80% या अधिक है तो 1,25,000 रुपए की कटौती मिलती है। इस कटौती का दावा करने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। सेकंड सेक्शन है धारा 80U, है ना। 80U उन निवासी व्यक्तियों के लिए कर कटौती प्रदान करता है जो स्वयं विकलांग है। यदि अब कोई व्यक्ति है जो खुद जो टैक्स चुका रहा है और वो खुद ही विकलांग है तो यहाँ पर उसको कटौती मिलेगी धारा 80U की। यदि विकलांगता 40% से अधिक लेकिन 80% से कम है तो 75,000 की कटौती मिलेगी और 80% से अधिक है तो 1,25,000 की कटौती मिलेगी और यहाँ पर भी उसको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा। और तीसरा है 80E। तो 80 भारत के आयकर अधिनियम इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक कर कटौती प्रदान करता है। यह उन व्यक्तियों की लागू होता है जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण एजुकेशन लोन लिया है। 80 इकाई के लिए है जिन्होंने हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण लिया है। तो यहाँ पर जो कटौती मिलती है उसके मेन जो विशेषताएं हैं वो क्या है? केवल ब्याज, इंटरेस्ट ओनली। इस कटौती का लाभ केवल शिक्षा ऋण के ब्याज पर मिलता है, मूलधन पर नहीं। अधिकतम सीमा नहीं है, नो मैक्सिमम लिमिट। इस कटौती पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। जितना ब्याज भुगतान किया गया है उतना ही कर कटौती का दावा किया जा सकता है ना। अवधि, यदि यह कटौती 8 वर्षों तक उपलब्ध होती है या जब तक ब्याज का भुगतान पूरा नहीं हो जाता है तब तक मिल सकता है। कौन दावा कर सकता है? हु कैन क्लेम? यह कटौती केवल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध है, HUF या कंपनियों के लिए नहीं। मतलब हिंदू अविभाजित परिवार के लिए और कंपनियों के लिए उपलब्ध नहीं है। शिक्षा ऋण स्रोत, लोन सोर्स, यह कटौती केवल बैंक, वित्तीय संस्थान या मान्यता प्राप्त चैरिटेबल संस्थान से लिए गए ऋण पर लागू होती है, अन्य कहीं से लिए गए ऋणों पर लागू नहीं होती है। क्या एलिजिबिलिटी है सेक्शन ई के लिए? तो ऋण स्वयं के लिए लिया गया हो, जीवन साथी, स्पाउस या बच्चों या कानूनी रूप से संरक्षित छात्र के लिए लिया गया हो। उच्च शिक्षा भारत या विदेश में कहीं भी ली जा सकती है। केवल पुराने कर प्रणाली, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत इस कटौती का लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए। आयकर में भत्ते क्या होते हैं भाई? अलाउंस इन इनकम टैक्स। तो भत्ते वे अतिरिक्त राशि होती है जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों को उनके वेतन के अलावा प्रदान करता है। कुछ भत्ते पूरी तरह करमुक्त होते हैं जबकि कुछ आंशिक रूप से करमुक्त होते हैं और कुछ पूरी तरह करयोग्य होते हैं। तो भत्तों के प्रकार, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूरी तरह से करमुक्त कौन से भत्ते हैं। विदेश सेवा भत्ता, फॉरेन सर्विस अलाउंस, यदि कोई व्यक्ति विदेश में काम कर रहा है तो उसको मिलने वाला भत्ता करमुक्त होता है। संविधान पदधारी भत्ता, अलाउंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर, कुछ सरकारी पदों पर मिलने वाले भत्ते करमुक्त होते हैं। आंशिक रूप से करमुक्त भत्ते कौन कौन से होते हैं भाई? ये तो ये हाउस रेंट अलाउंस जो है वो पूरा का पूरा नहीं होता है, ये आंशिक रूप से करमुक्त होता है, इसकी गणना करनी पड़ती है। जैसे यात्रा भत्ता, LTA, लीव ट्रेवल अलाउंस, कर्मचारी को यात्रा खर्च के लिए मिलने वाला भत्ता कुछ शर्तों के तहत करमुक्त होता है। शिक्षा भत्ता प्रति बच्चा 100 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होता है, अधिकतम 2 बच्चों के लिए।
अब देखते हैं पूरी तरह करयोग्य भत्ते कौन से हैं। महंगाई भत्ता पूरी तरीके से करयोग्य है। शहर क्षतिपूर्ति भत्ता, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, विशेष भत्ता, ये पूरे के पूरा जो भत्ता होता है वो टैक्सेबल होता है। भत्तों पर टैक्स कर नियोजन, टैक्स प्लानिंग ऑन अलाउंस। यदि आप HRA का लाभ लेना चाहते हैं तो किराए की रसीदें और अन्य दस्तावेज जमा करना आवश्यक है। अगर हमें यात्रा खर्च मिलता है तो अन्य खर्चों पर ये जो है छूट नहीं मिलती, जैसे खाने के लिए, शॉपिंग के लिए। शिक्षा भत्ता का लाभ केवल अधिकतम 2 बच्चों के लिए लिया जा सकता है, उसके लिए स्कूल की फीस वगैरह की रसीद लगानी पड़ती है। अब अगर हमें वेतन से कर नियोजन करना पड़े तो कैसे करेंगे? तो जिनको भी वेतन मिलता है वो टैक्स प्लानिंग के लिए अधिक बचत कर सकते हैं सही रणनीति को अपनाकर, विभिन्न कटौतियों या छूटों का लाभ उठाकर। तो सबसे पहले तो नया टैक्स प्रणाली और पुरानी टैक्स प्रणाली जो है उनको आप देखें। 1,50,000 तक की कटौती यहाँ पर मिल सकती है और ये चाहिए आपको। तो 1,50,000 रुपये तक की कटौती का लाभ उठाने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना है भाई पैसे? एक तो EPF में कर सकते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि में, सार्वजनिक भविष्य निधि में कर सकते हैं, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में ELSS में, जीवन बीमा प्रीमियम में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में, और होम लोन प्रिंसिपल रीपेमेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा पर कटौती, सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस पर भी छूट मिलती है। तो स्वयं और परिवार और माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती का लाभ उठाएं। तो स्वयं, जीवन साथी और बच्चों के लिए 25,000 तक की छूट मिलती है। माता पिता 60 वर्ष से कम है तो 25,000 तक, माता पिता 60 वर्ष से अधिक हैं तो 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। हाउस रेंट अलाउंस जो है, यदि आप किराए के मकान में रहते हैं तो HRA छूट का लाभ उठा सकते हैं, है ना। तो ये गणना का मेथड है, ये आपको इनकम टैक्स में आपने पढ़ा होगा। और एजुकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। SC 80E पर भी हमें छूट मिलती है। NPS में निवेश करने पर 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त कटौती प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को 50,000 रुपये की मानक कटौती भी मिलती है और उससे देनदारी कम हो जाती है। यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और समय पर ITR दाखिल करना ज़रूरी है ताकि इनकम टैक्स जो है वो उस पर जो है फ़ाइन ना लगे, है ना। तो ये जो वीडियो है ये वोकेशनल सब्जेक्ट पर्सनल टैक्स प्लानिंग के लिए था और ये हो सकता है आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरीके से हायर एजुकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और कॉलेज में विभिन्न कक्षाओं से संबंधित और भी एजुकेशनल वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहते हैं या कौन सी चीज़ आप पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।